हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेज में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं एलएलबी थर्ड ईयर, सैम आपका 6, कोड है आपका 6001। कहीं पर ये 601 भी लिखा हुआ होता है। एक्ट है हमारा इंटरप्रिटेशन, जिसे हम कानूनों का निर्वचन कहते हैं। कानूनों का निर्वचन, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निर्वचन के बाहरी सहयोगी। इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन। अब से पहले मैं क्वेश्चन नंबर आपका 1, 2, 3, 4, 5 करा चुका हूं। आप प्लेलिस्ट जाकर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बताता हूं प्रत्येक वीडियो में, बीच में ना बताना पड़े इसलिए स्टार्टिंग में बता देता हूं। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो वहां पर आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है। दूसरा, आपको केसेस पे ज्यादा ध्यान देना है। तीसरा, अपना डेफिनेशन पे ज्यादा ध्यान देना है। फोर्थ, अपना हेडिंग्स। अगर आप इन पे ज्यादा फोकस करते हो और प्लस अपनी हैंड राइटिंग को अच्छे से लिखते हो, कम लिखना, सटीक लिखना, ये नहीं है कि आप ज्यादा पेज भरो और या ज्यादा आप उसमें कथा लिखो तो उससे आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सटीक लिखोगे, पॉइंट बाय पॉइंट लिखोगे, तो आपको ज्यादा नंबर मिलने के चांस है कम लिखने के बावजूद भी, ठीक है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। ये बेसिक था, थोड़ा मैंने आपको समझाया है। क्वेश्चन नंबर जब मैंने बन कराया था, देखो पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना थोड़ा एक्सप्लेन करना जरूरी है, एग्जांपल्स देने जरूरी हैं। क्वेश्चन नंबर जब मैंने आपको 1 कराया था, प्रस्तावना, तो वहां पर हमने निर्वचन और अर्थान्वयन, इन दो शब्दों की हमने व्याख्या की थी, ठीक है। ये क्या थे? नंबर 1 एक शब्द और नंबर 2 सेकंड शब्द, ठीक है। लेकिन क्या है, ये 1 और 2 जो हमें अलग अलग शब्द दिखाई जो देते हैं, ये एक ही हैं, ठीक है। बस इनको समझने का थोड़ा सा फेर है। अब हम बात करते हैं अपने निर्वचन की। देखो, जो निर्वचन है इसका अर्थ क्या होता है? हमारी विधि कौन बनाती है? विधायिका। विधायिका क्या बनाती है? हमारी विधि। अगर कोई उस विधि का क्या करता है? उल्लंघन। उल्लंघन करने पर जब ये केस न्यायालय में जाता है, ठीक है, तो न्यायालय उसमें अपना निर्णय देता है, ठीक है। अब जो न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, निर्णय देते समय जो न्यायाधीश होते हैं, अब उनका क्या, सबसे पहला कर्तव्य क्या है? वो ये देखेंगे कि जिस केस को हम देख रहे हैं उस केस में हमें निर्णय देना है और उसमें कौन सा दंड, मतलब किस प्रकार से न्याय देना है। दंड तो अब शब्द समाप्ति कर दिया है, किस प्रकार से न्याय या निर्णय देना है, ठीक है, निर्णय करना है। तो वो सबसे पहले विधायिका के द्वारा बनाई हुई विधि को देखेगा कि इस विधि को क्यों बनाया गया है, ठीक है। इस विधि के बनाने का उद्देश्य क्या था, इसके सेक्शन का उद्देश्य क्या था, कि किसी व्यक्ति को किस प्रकार से न्याय दिलाया जाए या जो दोषी है उसे दंडित किया जाए, ठीक है। उसका उद्देश्य देखना, उद्देश्य को देखना ही क्या है? निर्वचन है। एक एग्जांपल देता हूं। हमारा एग्जाम देने का उद्देश्य क्या है? कि हमारे अच्छे नंबर आ जाएं, ठीक है, ये उद्देश्य है। और इसके बाद क्या उद्देश्य है? कि हम एक अच्छे एडवोकेट बन जाएं। ये हमारा क्या है? उद्देश्य है। तो उस एडवोकेट बनने के लिए हम क्या करते हैं? काफी सारे एक्ट पढ़ते हैं, उन एक्टों की रीडिंग करते हैं, अच्छे अच्छे सेक्शंस होते हैं उनको रीड करते हैं, पढ़ते हैं, एग्जाम में दे के आते हैं। अब क्या है कि हमारा उद्देश्य क्या है? एक एलएलबी पास, एलएलबी को क्लियर करके एक डिग्री हासिल करके हमें एक अच्छा एडवोकेट बनना है। और एक्स्ट्रा ईटीसी जो भी है आपका मन है कुछ भी बनने का, एक लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं। तो हम क्या करते हैं? अपने एक्टों को देखते हैं, उसके आधार पर हम अपना कार्य करते हैं। उसी प्रकार जो न्यायाधीश होते हैं जो निर्णय देते हैं, तो वो भी अपना एक्टों को पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस प्रकार के केस में कौन सी विधि लागू होगी, ठीक है। उस विधि के आधार पर वो निर्णय देते हैं। अब समस्या क्या आती है? कुछ केस ऐसे होते हैं, केसेस ऐसे होते हैं जहां पर विधि लगती तो है लेकिन वो दो मुहा हो जाती है, या उसमें और ज्यादा पॉइंट निकलते हैं
कि इसमें इस प्रकार से भी निर्णय हो सकता है, इस प्रकार से भी निर्णय हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है, या इसमें अपवाद है, या ये सही है। इस प्रकार से चीजें निकल के आती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये गलत है, लेकिन विधायिका ने उस पर विधि बनाई हुई है। ऐसी स्थिति में ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपसे कहूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये 70% आपका आएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं पीछे लास्ट में आपसे बोल दूं कि आने की संभावना 70% है, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है, ये आ भी सकता है और दूसरा पॉइंट है नहीं भी, ठीक है। और ये मेरी बात गलत भी साबित हो सकती है, तो इसके दोनों ही बात हैं। 70% में 30% चांस ऐसे भी है नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से दो चीजें निकल के आ रही हैं। उसी प्रकार से यहां पर विधि है कि हमने ये विधि इसलिए लगाई थी कि इसमें इस प्रकार का न्याय दिया जाए, लेकिन यहां पर पॉइंट निकल निकल के और ज्यादा आ रहे हैं, तो न्यायाधीश क्या है वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार यहां पर तो बहुत सारे पॉइंट निकल के आ रहे हैं, इसे कैसे किया जाए। तो सबसे पहले न्यायाधीश क्या देखते हैं कि सब बातों को छोड़ो, हमें यह देखना है कि विधायिका ने जो विधि बनाई है उसका उद्देश्य क्या रहा था। अब उसका जो उद्देश्य है हम उसी के आधार पर निर्णय देंगे, चाहे वो गलत हो, सही हो या कुछ हो, ठीक है। अगर उसमें फिर दूसरी बात, अगर उसमें ज्यादा कोई त्रुटि है तो हम उसमें न्यायाधीशों को अधिकार होता है कि हम थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं, ठीक है। उद्देश्य कुछ भी हो उसी को निर्णय, उसी के आधार पर निर्णय देना है। त्रुटि होगी तो फेरबदल कर सकते हैं। तीसरा, मैंने आपको एक कराया था स्वर्णिम नियम। स्वर्णिम नियम में यही था कि मतलब अगर कहीं किसी न्यायाधीश को ज्यादा अपवाद मिलते हैं या समस्याएं उत्पन्न होती हैं निर्णय देने में, तो वो अपने अनुसार तर्क पेश कर सकता है या उन चीजों को, उन एक्टों को गलत साबित कर सकता है, उन निर्णयों को गलत साबित कर सकता है जो पहले आ चुके हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एक पॉइंट और कराया था मैंने, रिष्टि। रिष्टि में क्या है, न्यायाधीश का मुख्य उद्देश्य यही है कि जब हम निर्णय देने जा रहे हैं, इसके एक से अधिक फैक्ट निकल के आ रहे हैं, एक से अधिक निर्णय निकल के आ रहे हैं, कुछ भी हो कैसा भी हो, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, हमें रिष्टि को दूर करते हुए, उन स्वर्णिम नियम को लागू करते हुए हमें सत्यता पर कार्य करना है और सही निर्णय देना है, उसको कहते हैं निर्वचन, ठीक है। अर्थान्वयन क्या होता है, उस चीज को अच्छे से जानने के लिए हम बाहर जाते हैं, एक्टों से बाहर उसे पढ़ते हैं। जैसे पूर्व केसेस को देखना, पूर्व एक्ट को देखना, इस प्रकार से, ठीक है। और पूर्व कॉमन लॉ को देखना, इस प्रकार से हम कार्य करते हैं। कौन, न्यायाधीश। कि भाई जब चीजें समझ में नहीं आती हैं उसे समझने के लिए, पढ़ने के लिए पूर्व केसेस को देखते हैं, पूर्व एक्ट को देखते हैं, पूर्व कॉमन लॉ को देखते हैं, प्लस शब्दकोश को देखते हैं। शब्दकोश यानी जो हमारी डिक्शनरी होती है, ठीक है, उसको भी देखते हैं। जिस प्रकार से जब हमें इंग्लिश के किसी वर्ड की मीनिंग पता नहीं होती है या उसके एक से अधिक अर्थ निकल रहे होते हैं तो हम डिक्शनरी देखते हैं, उसी प्रकार से जो हमारे हिंदी सब वर्ड होते हैं जो हमारे समझ में नहीं आते हैं तो हम डिक्शनरी करते हैं या गूगल करते हैं, हम उसकी जांच पड़ताल करते हैं, उसे जानने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से न्यायाधीश उसको सही रूप में, मतलब किसी प्रकार की रिष्टि ना हो, उसे लगाने के लिए नए नए प्रयास करते हैं। उसी को कहते हैं बाहरी सहयोग। मतलब विधायिका ने विधि तो बना दी कि भाई सबसे नंबर 1 तो हम विधि के अनुसार चलेंगे, लेकिन जब यहाँ पर कोई अपवाद या सही गलत ऐसी चीजें उत्पन्न आती हैं, एक से अधिक फैक्ट निकल के आते हैं, तो हम क्या करते हैं, बाहरी सहयोग लेते हैं। और बाहरी सहयोग क्या है, जैसे पूर्व केसेस को देखना, पूर्व एक्ट को देखना, पूर्व कॉमन लॉ को देखना, शब्दकोश को देखना, या ऐतिहासिक चीजों को देखना, मतलब कुछ भी हो सकता है, पूर्व में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको यह फैक्ट, यह पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 4, 5, 6 मिनट ज्यादा लग जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएगा।
आप क्या करोगे, अगर मैं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करूंगा तो आप बार बार क्वेश्चन को रीड करोगे, बार बार रीड करोगे, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा। अब ये कहानी की तरह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधियों की व्याख्या संरचना में बाहरी उपकरण सहायता का पूर्णता मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। उत्तर है हमारा निर्वचन के बाहरी उपयोग, एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। न्यायालय द्वारा निर्वचन करते समय, निर्वचन का मतलब है निर्णय देते समय, डिक्री देते समय, जजमेंट करते समय, न्यायालय द्वारा निर्वचन करते समय शब्दों के वास्तविक अर्थ समझने में कई बार कुछ कठिनाइयां आती हैं। मतलब शब्दों को समझने में या सेक्शन के अर्थ को समझने में कुछ कठिनाइयां आती हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से ऐसे सहायकों और सहायता का प्रस्ताव भी किया जाता है जो कानून के शरीर से परे है। जैसा कि मैंने अभी बताया है, जब हम जजमेंट करने जाते हैं न्यायाधीश, और जब विधि को देखते हैं, लॉ को देखते हैं, तो वहां पर कुछ सेक्शन या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ समझ में नहीं आता है। उनको समझने के लिए उस विधि से बाहर जाते हैं। जैसे मैंने बताया था, पूर्व लॉ, पूर्व केसेस, पूर्व एक्ट, हम उन्हें देखते रहते हैं जिससे कि हम एक अच्छे निर्णय पर पहुंच जाएं जो कानून के शरीर से परे होते हैं, मतलब जो विधि है उससे थोड़े बाहर होते हैं। जैसे शब्दकोश को देखना, पाठ्य पुस्तकों को देखना, जो पढ़ने की चीजें हैं, पुस्तक हैं, उनको देखना, कानून का विधायी इतिहास इत्यादि, ठीक है। इसलिए इनको निर्वचन के बाहरी सहयोग कहा जाता है। मतलब निर्वचन मतलब निर्णयों को देखना या उनको देना, ये बाहरी चीजों से करना, ठीक है। इस प्रश्न यह है कि निर्वचन में क्या कोई सहयोग बाहरी सहयोगियों से लिया जा सकता है। पॉइंट ये आता है, क्या जब हम निर्वचन कर रहे हैं, मतलब डिग्री कर रहे हैं, मतलब जजमेंट कर रहे हैं, निर्णय दे रहे हैं, तो क्या हम कानून से बाहर जाकर हम कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर चीजें कहती हैं हाँ, अगर चीजें कठिन हो रही हैं या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, पॉइंट एक से ज्यादा फैक्ट निकल रहे हैं, पॉइंट निकल रहे हैं, तो आप चीजों को बाहर से जाकर देख सकते हो। अथवा तो किस सीमा तक, सॉरी यहां से देखते हैं, कोई सहयोग बाहरी सहयोगी से लिया जा सकता है अथवा नहीं, और यदि किया जा सकता है तो किस सीमा तक, ये भी बता दीजिए। अगर हम ले सकते हैं तो हम किस सीमा तक उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या निर्वचन के संदर्भ में ऐसा करने के कुछ सिद्धांत हैं अथवा न्यायालय का संपूर्ण विवेक है एकमात्र सिद्धांत। इस अध्याय का संबंध इन्हीं प्रश्नों और सिद्धांतों से है। न्यायालय का उद्देश्य है सिर्फ सटीक यानी स्वर्णिम नियम और रिष्टि का प्रयोग ना हो, रिष्टि का जो नियम है कि गलती ना हो, उसके लिए चाहे हमें कोई भी प्रयास करना पड़े, चाहे पूर्व लॉ, पूर्व कॉमन एक्ट या इतिहास कुछ भी देखना पड़े, विधि को सुधारते हुए हमें सही तरीके से उसे निर्णय देना है। इसमें एक केसेस है जी मेकर बनाम गीता, जैसा कि मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया है। आप केसेस लिखोगे, केसेस की मात्रा, आप अगर एक केस लिखते हो तो आपको 3 से 4 नंबर मिल जाते हैं। उसी प्रकार से डेफिनेशन में 3 से 4 और आपकी थ्योरीज पे नंबर मिलते हैं। ये 20 नंबर के क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि कानून के अर्थान्वयन के मतलब उसके अर्थ को जानने के लिए के प्रयोजन से विधि उपयोग की रिपोर्ट को देखा जा सकता है। मतलब जो विधि की जो रिपोर्ट है उसको देखा जा सकता है, पर कानून में स्पष्ट और असंदिग्ध उपबंध होने की स्थिति में रिपोर्ट उस पर अभिभावी नहीं होगा। यहाँ पर है, सबसे पहले क्या बोला है, जब न्यायाधीश निर्णय देने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो कानून बनाया है उसे देखिए, उसके अनुसार आपको निर्णय करना है। किसी कारण से कानून उसमें सटीक नहीं बैठता है, अपवाद है, टिप्पणियां निकल के आ रही हैं, आलोचनाएं हो सकती हैं, यह गलत हो सकता है निर्णय, तब आप बाहर निर्वचन कर सकते हो या अर्थान्वयन कर सकते हो। जैसा कि मैंने एग्जांपल्स में बताया था आपको अभी जब एक्सप्लेन कर रहा था कि जब हमारी चीजें समझ में ना आए तो हम शब्दकोश यानी डिक्शनरी का सहारा ले सकते हैं। शब्दकोश डिक्शनरी किसी कानून में प्रयोग किए गए शब्दों का निर्वचन उसके साधारण अर्थ के संदर्भ में किया जाना चाहिए, क्योंकि शब्दकोश किसी शब्द के कई अर्थों को स्पष्ट करती है। अब यहाँ पर बात ये क्या कह रहे हैं कि आप डिक्शनरी तो देख सकते हो, शब्दकोश तो आप देख सकते हो, लेकिन जब आप शब्दकोश देखने जाओगे तो वो भी एक शब्द के अनेक शब्द या अर्थ बताता है। आपको सिर्फ वही अर्थ या वही पॉइंट लेना है जो आपके शब्द से मैच करता हो, आपकी विधि से मैच करता हो, ठीक है। इसलिए सामान्यतः उन अर्थों की जानकारी के लिए शब्द को सहायक है। अतः किसी शब्द के साधारण अर्थ को जानने के लिए
न्यायालय शब्दकोश का सहयोग ले सकता है, परंतु ऐसा करने के लिए न्यायालय को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आप शब्दकोश का सहारा ले सकते हो, आप डिक्शनरी देखी होगी, आप सब जानते हो, आप गूगल करते होगे, एक चीज के बहुत सारे पॉइंट निकल के, फैक्ट निकल के आते हैं, तो हमें सिर्फ वही लेना है जो हमारी विधि से मैच करता हो या विधि के उद्देश्य को उजागर करता हो या जो उस निर्णय में सटीक बैठता हो, नहीं तो उसका अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि कानून के विशिष्ट संदर्भ में उन अर्थों में से कोई अर्थ वास्तव में उचित हो। यहां पर बोला है कि हम संदर्भ मतलब शब्दकोश देख रहे हैं और जो शब्द या कोई पॉइंट हमारी समझ में नहीं आ रहा है तो उसका वही अर्थ निकले जो हमें चाहिए, ऐसा नहीं है, वो गलत भी हो सकता है। इसलिए कई बार न्यायालय बहुत से अर्थों में से कोई अर्थ ठीक मानकर उसे चुन लेता है और फिर क्या करता है, भाई सभी अर्थ सही नहीं होते हैं, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत सटीक बैठते हैं, तो उसी के आधार पर हम निर्णय करने का प्रयास करते हैं या विधि को समझने का प्रयास करते हैं। न्यायालय अर्थों को स्वीकार भी कर ले देता है। प्रत्येक विधि में न्यायालय को विशिष्ट कानून के उद्देश्य, ध्येय एवं संदर्भ का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसका मेन उद्देश्य क्या है कि विशिष्ट कानून, जो हमारा प्रमुख कानून है, जो हमारी समझ में नहीं आ पा रहा है लेकिन उसका उद्देश्य तो हमें पता है, तो हम बाहरी लेकिन उसके जो अर्थ हैं कुछ हमारे समझ में नहीं आ रहे हैं लेकिन उद्देश्य पता है, तो हम जब डिक्शनरी करेंगे, बाहर से शब्दों को देखेंगे, तो उस कानून के उद्देश्य, ध्येय एवं संदर्भ को देखते हुए इन शब्दों को देखेंगे, ठीक है, उसका चयन करेंगे। इसमें केस नंबर दूसरा दिया है, ली बनाम सोमेंस गिल्ड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसमें लॉर्ड जस्टिस सोमरवेल द्वारा यह कहा गया कि दो शब्दों से मिलकर बनी अभिव्यक्ति का अर्थ समझने में प्रायः यह भ्रांतिपूर्ण होता है कि पहले उन दोनों के अलग अलग अर्थ जान लिए जाएं। देखो, आपने कभी देखा होगा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहीं पर देख लिए, सोमरवेल, यानी सोमर अलग है, वेल अलग है, तो सोमरवेल को एक इसके करके इनका नाम बना दिया, ठीक है। यानी कि जब हम अभिव्यक्ति, यहां पर भी दो शब्दों को जोड़ा गया, अभि प्लस व्यक्ति, तो इनका अगर हम अर्थ अलग अलग करें तो अलग अलग होएगा और हकीकत भी है। तो न्यायालय कहता है जब आप डिक्शनरी करने जाओ, किसी शब्द का अर्थ देखने जाओ, तो हो सकता है कि दो शब्दों को मिलाकर जो एक शब्द बना है उसके आधार पर वहां पर अर्थ लिखा हो, तो आपको वो वाला अर्थ नहीं देखना है। आपको क्या करना है, पहले उनका संधि विच्छेद करो, फिर उनके अर्थ निकालो, उसके बाद आपको आगे निर्णय करना है और फिर उस सम्मिश्रण का निष्कर्ष उन दोनों को जोड़कर प्राप्त कर लिया जाए। और फिर बोला है उस बड़े शब्द को तोड़ा जाए और दोनों का अलग अलग अर्थ निकाला जाए, उसके बाद फिर उसे जोड़ा जाए, उस जोड़ने के बाद फिर उसको मैच किया जाए कि इसका क्या अर्थ निकलता है, ठीक है। अगर अर्थ सही है हमारी विधि के अनुसार, जो हमारे उद्देश्य, ध्येय और संदर्भ का अर्थ सही बैठता है, तो हम उसे लागू कर सकते हैं। दोनों साथ साथ जुड़कर जैसा कि यहाँ है, साथ साथ जुड़कर जैसा कि यहाँ है, अपना एक विशेष अर्थ बना चुके हैं, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब है कभी कभी जो मिक्स शब्द होते हैं उनका पहले अलग अलग अर्थ निकालो और फिर ये देखो क्या ये हमारी जो विधि है उसी के अनुकूल बैठता है या नहीं बैठता। शब्दों के विभिन्न अर्थ शब्दकोश में दिए जाते हैं, शब्दों के विभिन्न अर्थ शब्दकोश में दिए जाते हैं, उनमें से सही अर्थ को चुनना न्यायालय के लिए बहुत कठिन है। अब ये है जैसे एमसीक्यूएस, हमारे विकल्प वाले जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन दिया गया होता है और उसमें 4 एग्जाम्पल्स होते हैं, तो एग्जाम्पल को चुनना बहुत ज्यादा कठिन होता है, ठीक है, कि भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसी प्रकार से न्यायालय के न्यायाधीशों के सामने इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसके कई सारे शब्दकोश से अर्थ निकलते हैं या और कोई निर्वचन से अर्थ निकलते हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि किस अर्थ को हम इसमें से चुने, कौन सा आंसर इसमें से सही बैठेगा। ऐसी परिस्थितियों में शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है यह बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसमें से हमें यह देखना है कि जिस जिसका अर्थ हुआ है, जैसे कोई एक शब्द है उसके बहुत सारे अर्थ निकल के आ रहे हैं, तो उसको ये देखो गूगल करके या डिक्शनरी में कि किस शब्द का क्या अर्थ है, क्यों प्रयोग किया जा रहा है, तो वहां पर एक्सप्लेन किया जाता है शब्दों को कि ये किस प्रकार से कहां प्रयोग हो सकता है, तो उसको देखते हुए हम प्रयोग कर सकते हैं।
अतः उस शब्द का सही अर्थ चुनते समय न्यायालयों को उस शब्द के संदर्भ को सर्वदा ध्यान में रखना चाहिए। इससे रिलेटेड केस है मोहिंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, दूसरा है प्रभारी अधिकारी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, तीसरा है बुधराजा एंड कंपनी बनाम उड़ीसा राज्य। ठीक है, तो ये इसमें से आप कोई भी एक दो वहां पर लिख देना तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। देखो, केस को एक्सप्लेन करोगे तब भी अच्छे नंबर मिलते हैं, ये केस की हेडिंग्स आप लिख दोगे तब भी नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब ये मत करना कि आप केसों की हेडिंग ही हेडिंग लिख के आ जाओ। मतलब कहने का मतलब है जब 2 से 3 से ज्यादा केसेस हैं और हमें उसका अच्छा ज्ञान है तो हम 2-3 केस एक्सप्लेन करने के बाद कुछ केसों की वहां पे हेडिंग्स लिख देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कोर्स इंडिया लिमिटेड, इससे रिलेटेड एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके इस क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर कर देगा। इसमें ये है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कोर्स इंडिया लिमिटेड, अभी मैंने पहले बता दिया था। इसमें अपीलार्थियों ने उत्तर प्रदेश विक्रय कर अधिनियम 1948 की धारा 3K के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी की जिसके अनुसार कागज के विक्रय पर कर अधिरोपित किया जा सकेगा। मतलब उत्तर प्रदेश में एक एक्ट बनाया गया 1948 में, उसके द्वारा कागज पर, मतलब उसमें और भी चीजें थी लेकिन वहां पर एक पॉइंट और था कि कागज पर कर लगाना, कागज उद्योग पर, व्यापार पर टैक्स देना। ठीक है, प्रश्न यह था कि क्या कार्बन कागज भी इस अधिसूचना के अंतर्गत कागज है। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि कार्बन कागज को उसके लोकप्रिय व व्यापारिक अर्थ में ही निर्वचित किया जाना चाहिए। साधारणतः कागज का प्रयोग लिखने व छपाई में तथा पैकेज के उद्देश्य से किया जाता है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, कागज का तो आपको पता है लिखने पढ़ने पैकिंग के लिए कागज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो कार्बन कागज होता है हमारा, कुछ को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा, क्लियर कर देता हूं। कार्बन कागज उसे कहते हैं जो हम जैसे यहां पर लिख रहे हैं तो हमारी ये लिखाई नीचे छप जाती है। ठीक है, उसे हम कार्बन कागज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं, जैसे ये, इसको बोलते हैं कार्बन कागज। ठीक है, ये है हमारा कार्बन कागज। जैसे हम यहां पर कुछ लिखेंगे इसके ऊपर तो ये क्या है, हमारा नीचे जो है छप जाएगा, ये है कार्बन कागज। तो कानून बनाया गया था जो कागज है हम उस पर कर लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने बोला कि जो कागज होता है इसका प्रयोग तो हम लिखने में पढ़ने में यानी बहुत सारी चीजों में पैकिंग में किया जाता है, लेकिन जो कार्बन कागज होता है ये कागज की श्रेणी में नहीं आता है। ये तो सिर्फ किसी लिखे हुए शब्द की उसकी प्रतिलिपि छाप देता है बस। ये तो एक प्रकार का प्रिंटर है, इसे हम कागज की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं और इस पर टैक्स भी नहीं लगा सकते हैं इसके व्यापार पर। देखते हैं आगे। तो साधारणतः कागज का प्रयोग लिखने में छपाई में, देखो लिखने के लिए होता है, छपाई के लिए होता है तथा पैकेज के मतलब पैकिंग के उद्देश्य के लिए होता है, किया जाता है, परंतु कार्बन कागज इस प्रकार उपयोग में नहीं लिया जाता। कार्बन कागज एक विशेष प्रकार से निर्मित किया जाता है एवं जिसका प्रयोग प्रलेखों की कॉपी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अतः इस अधिसूचना द्वारा यहां पर दो बार हो गया है। अधिसूचना द्वारा अभिव्यक्ति कागज में कार्बन कागज को सम्मिलित किए जाने का कोई आशय नहीं था। तो यहां पर बोला है कि जो कार्बन कागज है उसको शामिल इसमें नहीं किया जाए और उसका उद्देश्य कागज था ना कि कार्बन कागज को इसमें ऐड करना। ठीक है, तो कार्बन कागज पे टैक्स नहीं दिया जाएगा, यहां पर ऐसा बोला था। लेकिन एक बात और बता देता हूं, किसी भी निर्णय को आप सर्वदा सत्य मत मानना, कानून हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन हमें अपना क्वेश्चन देखना है। ठीक है, तो इस पर कहीं ऐसा स्थान हो सकता है कि जहां पर टैक्स भी होगा, तो आप ये मत सोचना कि सर ने ये बोल दिया कि इस पे टैक्स नहीं होगा तो सर हमारे यहाँ पर टैक्स है, हम व्यापार करते हैं इस चीज का। अपवाद हर किसी को हो सकते हैं, कहीं ना कोई पॉइंट इसका आलोचना में जरूर आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पाठ्य पुस्तकें जैसे अब हम निर्णय कर रहे हैं। ठीक है, अब हम निर्णय करने के लिए हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो हम अपने एक्ट से देखते हैं, एक्ट्स के बाद
हम क्या देखते हैं भाई, ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा, अपने सेक्शन को देख रहे हैं, उसे समझ से नहीं आ उसमें समझ में नहीं आ रहा है। फिर क्या देखेंगे हम कि पूर्व निर्णयों को देखो, पूर्व निर्णयों से भी समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर पूर्व कॉमन लॉ को देखेंगे, उससे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा आगे जाएंगे अपनी हिस्ट्री में कि क्या इस प्रकार से कोई केसेस आए तो क्या हम उसमें निर्णय कर सकते हैं। आगे चलते हैं। पाठ्य पुस्तकें, टेक्स्ट बुक्स किसी अधिनियम के वास्तविक अर्थ को जानने के लिए न्यायालय पाठ्य पुस्तकों का सहयोग ले सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि उनमें दी गई राय न्यायालय की राय भी हो। देखो, ये नहीं सर्वथा सत्य नहीं है। देखो, हम उसे रिष्टी ना हो, उसमें कोई गलती ना हो हमारे निर्णय में, उसको देखने के लिए हम पाठ्य पुस्तकें देख सकते हैं। पाठ्य पुस्तकें जो पूर्व के हमारे जो अध्याय जो किताबें होती हैं, जो हमारी रचनाएं होती हैं, उपन्यास होते हैं, या जो कोई राइटर की बुक होती हैं, उन सब चीजों को हम मतलब कुछ भी हम देख सकते हैं, ठीक है, जो हमारी स्टडी से संबंधित है। लेकिन ये नहीं है कि जब हम पहले एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो वो पूर्णतः हमारा सटीक बैठे, लेकिन उसके आधार पर कहीं ना कहीं कोई निर्णय जरूर निकल के आएगा, ठीक है। पाठ्य पुस्तकों में की गई राय को, यहां पर की लिखने ला, की गई राय को न्यायालय तथा स्वीकृत किए जाने के तथा अस्वीकार किए जाने के दोनों प्रकारों के दृष्टांत उपलब्ध हैं। मतलब जब हम पाठ्य पुस्तकों को देखते हैं तो कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिसे हम ले सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसे हम अस्वीकार भी कर देते हैं। जैसे मनु स्मृति से, याज्ञवल्क्य से, बागेश्वर से, जीमूतवाहन से अथवा कौटिल्य आदि को न्यायालय के द्वारा अनेक बार उद्धृत किया गया तथा उनके विचारों की मान्यता दी गई। मुल्ला की पुस्तक भी इस प्रकार सहायक सिद्ध हो रही है। मनुस्मृति को देख लेते हैं, याज्ञवल्क्य को देख लेते हैं, जीमूतवाहन, अन्य प्रकार कौटिल्य यानी चाणक्य नीति को हम देख लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम कोई ना कोई नीतियों को देखते हुए हम उसमें निर्णय देने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर बोला भी गया है, कभी हम उसे स्वीकृत भी कर लेते हैं, कभी अस्वीकार भी कर सकते हैं। ये नहीं कि वो सर्वथा सत्य ही होंगी। आगे चलते हैं। केस नंबर 4 है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें पर्याप्त संख्या में पाठ्य पुस्तकों में उल्लिखित विचार न्यायालयों के समक्ष रखे गए, परंतु उच्चतम न्यायालय के कई न्यायाधीशों ने यह विचार व्यक्त किए कि इसमें उल्लिखित विचारों व प्रतिकूल विचारों की अधिक संख्या को देखते हुए, ये जो केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इस केस में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें क्या था, न्यायालय के समक्ष, मतलब इस जो केस चल रहा था तो इसके समक्ष, मतलब इस केस में निर्णय देने के लिए न्यायालय के समक्ष बहुत सारे पाठ्य पुस्तकों को पढ़ पढ़ कर अपने अपने अर्थ व्यक्त किए। किसी ने अपने अर्थ दिए, किसी ने अपनी राय दी, अपनी सलाहें दी, ठीक है। और ये क्या थे, ये गिनती में बहुत ज्यादा हो गए थे। तो इस कि उनकी अधिक महत्व न देकर, दोबारा से देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। इसमें पर्याप्त संख्या में पाठ्य पुस्तकों में उल्लिखित विचार न्यायालयों के समक्ष रखे गए। पर्याप्त संख्या में मतलब जो सही थे, जिसके आधार पर हम निर्णय दे सकते थे, लेकिन उनकी जो संख्या थी पर्याप्त मात्रा में तो थे कि हम उसके आधार पर, देखो, अर्थ, राय और सलाह तो व्यक्त की गई, ये क्या थी, एक लिमिट से ज्यादा थी, लेकिन इन सभी का उद्देश्य था कि निर्णय सही हो, और ये भी था कि हाँ, यहां से निर्णय सही निकल सकता है, ठीक है। लेकिन परंतु उच्चतम न्यायालय के कई न्यायाधीशों ने यह विचार व्यक्त किया कि इसमें उल्लिखित विचारों व प्रतिकूल विचारों की अधिक संख्या को देखते हुए यह उचित है कि उनको अधिक महत्व न देकर कानून के संदर्भ को सदा ध्यान में रखकर ही निर्वचन किया जाए, यही कुशल नीति है। तो यहाँ पर न्यायालय के न्यायाधीशों ने बोला कि इन्होंने जो अपने अर्थ, राय और इस सलाह जो दी है ये सही है, लेकिन इनकी जो संख्या है बहुत ज्यादा है। इनमें से कोई पॉइंट लीजिए और उसके आधार पर, उन पॉइंटों के आधार पर हमें अपने विधि से मिलाते हुए, विधि से मैच करते हुए हमें निर्णय देना है, ना कि सभी अर्थ, राय और सलाह को हमें स्वीकार करना है।
जैसे एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे भर्ती निकली आर्मी की, ठीक है, वहां पर हमें 500 बच्चों की जरूरत है, यानी 500 सोल्जर्स की जरूरत है, और भर्ती में वहां पर चले गए 50,000 बच्चे, ठीक ठीक है। तो अब हमें क्या है, तो ये क्या है, एक प्रकार से राय मान लो, सलाह मान लो, जैसे अभी मैंने इनको ये मान लो, लेकिन हमें जरूरत क्या है 50 की, सॉरी 500 की। तो उसी प्रकार से हम एग्जाम्पल के तौर पर देखो, यहां पर 500 की जरूरत है, तो इसी प्रकार से हमें एक या दो या तीन रायों की आवश्यकता है। तो जैसे हम 50,000 में से 500 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, उसी प्रकार से ये जो राय थी 100-200 हो गई थी, तो उसमें से हमने 1 2 3 में से मतलब कुछ चुनिंदा रायों को लिया गया था, और जो विधि के अनुकूल थी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया है आपको। आगे चलते हैं 4th नंबर पे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। किसी अधिनियमिति के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए न्यायालय को विधि और विधान के इतिहास में एवं अन्य ऐतिहासिक तथ्यों जो न्यायालय के विचार में आवश्यक हों के सहयोग के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है। आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी देख सकते हो। आप पहले की जो जो प्रथा थी, रूढ़ी थी, जो हमारे समाज में जो चीजें चली आ रही थी ऐतिहासिक, उसके आधार पर भी आप उनका अर्थ देख सकते हो, निकाल सकते हो, लेकिन वो विधि से मैच करती हो। न्यायालय इस पर भी सोच विचार कर सकता है, ठीक है, लेकिन देख तो सकते हैं हम ऐतिहासिक या प्राचीन चीजों को, न्यायों को, लेकिन उसको भी देखना है कि वो विधि से मैच कर रही है या नहीं, कि किसी अधिनियम की विधि को परिवर्तन करने अथवा उसे कोई परिवर्तन न करने के लिए पारित किया गया, परंतु न्यायालय को इस बारे में सावधान रहना चाहिए कि वह स्वयं को विधायिका के क्षेत्र से दूर रखे एवं कहीं कोई ऐसा अर्थान्वयन ना करे जो उस कानून की परिभाषा में पर्याप्त ना हो, पर न्यायालय सोच ले कि कदाचित विधायिका का आशय यही रहा होगा। सबसे मेन बात क्या है कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी चीज देख सकते हो, लेकिन सबसे मेन उद्देश्य ये है कि जो विधायिका का उद्देश्य है कि भाई हमारा ये उद्देश्य है। आप उद्देश्य के लिए कोई भी सलाह ले सकते हो, कोई राय ले सकते हो, किसी पाठ्य पुस्तक, ऐतिहासिक राय, प्राचीन राय, रूढ़ी, संप्रदा, किसी को भी देख सकते हो, किसी एक्ट, किसी न्यायालय के निर्णयों को, पूर्व किताबों को या महाकाव्यों को, कुछ भी देख सकते हो, लेकिन आपको सटीक निर्णय देना होगा जो विधायिका की विधि से मैच करता हो, ठीक है। किसी अधिनियमिति का अर्थान्वयन करते समय न केवल प्रयुक्त शब्दों को देखा जाना चाहिए, बल्कि उस अधिनियम के इतिहास और उन कारणों को भी देखा जाना चाहिए जिनके आधार पर उसे पारित किया गया है। आपको उस दृष्टि को भी देखा है जिसे दूर करने की आवश्यकता थी, और उस उपचार को भी जो उसे दूर करने के लिए प्रदान किया गया है। वह विषय वस्तु जिस पर विधायिका कार्य कर रही थी और वह तथ्य जो उस पर विद्यमान थे, जिनके संदर्भ में विधायिका विधान बना रही थी, यह जानने के लिए कि अधिनियम पारित करने में विधायिका का उद्देश्य और प्रयोग क्या था, ध्यान में रखने के लिए उपयुक्त विषय है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप कुछ भी देखिए, लेकिन मेन उद्देश्य क्या है विधायिका का, उसके अनुसार आपको निर्णय देना है। जैसे हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि 50,000 बच्चों में कोई भी आ जाओ, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है सिर्फ 500 सेलेक्ट करने का, ठीक है। उसी प्रकार से आप कितनी भी राय या विधियां देख लो, मेन उद्देश्य क्या है, यहां पर जैसे 500 सेलेक्ट करने का था, मेन उद्देश्य है विधायिका की विधि के अनुसार हमें निर्णय देना है, ठीक है। चाहे आप कुछ भी देख लो, इसमें कोई रिष्टि या गलती नहीं होनी चाहिए। आगे है एग्जांपल नंबर 5, एक्सप्रेस न्यूपेसर्स बनाम भारत संघ। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कहा कि विधान यानी विधायिका जो विधि बनाती है का इतिहास तथा इसी प्रकार के अन्य बाहरी स्रोतों को न्यायालय संदिग्धता समाप्त करने के उद्देश्य से देख सकता है। आगे चलते हैं, 7 नंबर का पॉइंट है। देखो यहां पर मैं काफी केसेस दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में केसेस की मात्रा ज्यादा मांगी जाती है, ठीक है। वहां पर आ सकता है आपका क्वेश्चन कि निर्वचन के बाहरी सहयोगों को निर्णयों की सहायता से
एग्जाम्पल्स की सहायता से आप बताइए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर केसेस ज्यादा हैं। यहाँ पर चुनिंदा पूरे क्वेश्चन में से आप 2 या 3 केसेस ही याद करना, 2 या 3 केसेस ही वहां पे लगाना। यहाँ पर तो संख्या मैंने बहुत ज्यादा ली है, लेकिन जो आपको सही लगे, सटीक लगे, जो आपको समझ में आए, जैसे हेडिंग्स वाइज एक केसेस आप लिख देना, ठीक है। हेडिंग्स लिखना और ज्यादा नहीं, 2-3 हेडिंग्स के केस लिख देना। इसमें 5-6 हेडिंग है, आपको 3 या 4 केसेस लिखने हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम नृपेंद्र नाथ। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि किसी अधिनियमिति का वास्तविक अर्थ जानने के लिए न्यायालय विधि की पूर्व अवस्था में परामर्श लेने के लिए स्वतंत्र है। तो यहां पर न्यायालय ने बोला है कि निर्णय के लिए, न्यायालय के उद्देश्य के लिए, विधायिका के उद्देश्य के लिए, किसी केस को जजमेंट के लिए पूर्व निर्णयों को देख सकता है, कॉमन लॉ को देख सकता है, या अन्य किसी प्रक्रिया को जो पहली हुई है उन्हें देख सकता है। पाठ्य पुस्तक, ऐतिहासिक, प्रथा, रूढ़ि, कुछ भी वो देख सकता है। विधायी इतिहास, लेजिस्लेटिव हिस्ट्री। प्राचीन काल में वास्तविक संदर्भ जानने के लिए कभी कभी न्यायालय किसी न्यायालय के विधायी इतिहास को भी देखता था, परंतु आधुनिक बहुमत विचार धारा कदाचित यही है कि विधायी इतिहास को निर्वचन के बाहरी उपयोग के रूप में नहीं लिया जा सकता। देखो, इसे एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अतः सदनों के मंच पर किए गए विचार विमर्श प्रवर समिति की सपोर्ट तथा उद्देश्य व कारणों के कथन निर्वचन के बाहरी सहयोग के रूप में अग्रह है। इस नियम का आधार कदाचित यही है कि विधायकों के मस्तिष्क में जो कुछ था उसे उनके द्वारा स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया जा चुका है तथा विधायक अपने व्यक्तिगत विचारों से न्यायालय में प्रभावित नहीं कर सकते, न्यायालय को प्रभावित नहीं कर सकते। इसमें एक केस दिया है, एस के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। इसमें उच्चतम न्यायालय ने, देखो, टिप्पणी से ज्यादा, इन टिप्पणियों से ज्यादा केस महत्वपूर्ण होते हैं, ध्यान रखना। अगर एक बार को आपने लिखा विधायी इतिहास, लेजिस्लेटिव हिस्ट्री, और अगर आप इसका इतना अर्थ लिखने के बावजूद अगर आप डायरेक्ट केस लिखते हो, या हेडिंग लिखने के बाद अगर आप डायरेक्ट केस लिखते हो, तब भी आपको बहुत ज्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने एक भाषण को निर्वचन के सहयोग के रूप में, इसे काटिए यहां से, रूप में अमान्य घोषित करते हुए कहा कि किसी बिल के विचार विमर्श के दौरान दिए गए भाषण से अधिक भाषण देने वाले विधायक के व्यक्तिनिष्ठ आशय का संकेत मात्र मिलता है, परंतु उससे उस बिल को पारित करने वाले बहुमत के पृष्ठ में लगी मानसिक प्रक्रिया का कोई आभास नहीं मिलता, और न ही यह मान लेना युक्तियुक्त है कि उन सभी विधायकों के मस्तिष्क में मेल अथवा संगति थी। अब यहाँ पर बोला है, जैसे रैलियां होती हैं, रैलियों में जो विधायक होते हैं जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं, वो रैलियों में कुछ ना कुछ भाषण देते रहते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम इस प्रकार का कानून लगा देंगे, हम ये सुविधाएं देंगे, या आपके इस प्रकार से कार्य करेंगे। देखो, मैं कोई पॉइंट स्पष्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आजकल वर्तमान स्थिति आप देख रहे हो क्या चल रहा है। तो विधायक भाषण देते हैं कि हम जल भराव को समाप्त कर देंगे, हम झुग्गी झोंपड़ियों के बदले पक्के मकान देंगे, इस प्रकार के फैक्ट होते हैं। लेकिन यहां पर बोला है कि उन भाषणों को हम विधि नहीं मान सकते हैं, उनको सिर्फ हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनको विधि नहीं मान सकते, ना ही उनका हम पालन कर सकते हैं। वो क्या है, वही विधायक जब विधायन में जाकर विधि को बनाते हैं, वो दूसरी बात है, भाषण देना अलग बात है। तो भाषण को विधि का स्थान नहीं दिया जाएगा। अब आती है प्रथा, न्यायिक हस्तांतरण, लेखन, प्रशासनिक और वाणिज्य। हम प्रथा, न्यायिक हस्तांतरण, लेखन, प्रशासकीय या वाणिज्य, हम यहां से कहीं से भी कोई भी निर्णय ले सकते हैं या उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। यद्यपि प्रशासकीय प्रथा को साधारणतः निर्वचन के सहयोगी के रूप में नहीं माना जाता, तो भी कभी कभी न्यायालय, देखो यहां पर बोला है प्रशासकीय प्रथा को निर्वचन के मतलब निर्णय के लिए उपयोगी नहीं माना जाता, ठीक है, लेकिन कभी कभी न्यायालय ने इसे महत्व दिया है। देखो, जो प्रथा होती है, हमारी रूढ़ि होती है, जो समाज के सांस्कृतिक
जो हमारे रूल होते हैं उनको न्यायालय नहीं मानता है निर्वचन में, लेकिन न्यायालय ने इसके एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि कभी कभी इनको भी मानना पड़ जाता है, ये भी जरूरी है। कभी कभी न्यायालय ने इसे महत्व दिया है। दूसरी ओर न्यायालय ने प्रसिद्ध हस्तांतरण लेखकों की प्रथाओं को पर्याप्त सम्मान दिया है। वाणिज्य प्रथा को निर्वचन के महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में भी उचित मान्यता प्रदान की गई है। जो वाणिज्य के क्षेत्र प्रथा है, वाणिज्य की जो प्रथा है उसको भी स्थान दिया है। न्यायालय ने इन रीहोल्ट्रस सेटलमेंट्स में वेरिएशन ऑफ ट्रस्ट एक्ट 1958 की धारा 1 के अधीन आदेश पारित करते हुए न्यायिक प्रथा का एक विशिष्ट मत स्वीकार किया और स्पष्ट किया कि कई वर्षों से कई हजारों वादों में निर्भर की गई प्रथा के यह अनुकूल है। मतलब जो प्रथा है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये काफी समय से चली आ रही है, इसके आधार पर निर्णय देना हाँ उपयोगी है। एक चीज और बता देता हूं, जो हमारे ये लॉ होते हैं, हमारी जो प्रथा है, प्रथा से ही हमारे कानून बने हैं, ना कि कानून से हमारी प्रथा बनी है। तो सबसे बड़ा क्या है? प्रथा। प्रथा के आधार पर ही कानून बने हैं, ना कि कानून से प्रथा। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है? प्रथा। प्रथा से ही हमारी विधि बनती है। ठीक है, तो इसके आधार पर हम कभी कभी विधि से भी प्रथा विधि से निर्णय ले सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल है पिलकिंगटन बनाम IRC। इसमें ट्रस्टी एंड 1925 की धारा 32 का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कई प्रसिद्ध हस्तांतरण लेखों के मत और प्रथा को स्वीकार किया और यह स्पष्ट किया कि किसी उपबंध का सही निर्वचन करने के लिए इन चीजों का उल्लेख करना अधिक स्वाभाविक है। ठीक है, और इसमें एक और केस ऐड किया है, राज्य बनाम छदामी लाल। इसमें दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 28 का निर्वचन करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी विधि एवं प्रशासकीय प्रथा में विरोध होने पर विधि को ही मान्यता दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और दिया गया है कि हम पुरानी प्रथा को देख रहे हैं और अपनी विधि को देख रहे हैं, तो उनमें क्या है? मतभेद है, विरोध हो रहा है, तो हम वर्तमान की जो विधि है उसके अनुकूल हम निर्णय देंगे। एक पॉइंट और बता देता हूं जो कि मैं आपसे छूट गया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था, जब हम विधि को देखते हैं और वहां पर एक से ज्यादा अपवाद, गलत या सही जैसे निर्णय निकल के आते हैं, जब हम देखते हैं अपनी डिक्शनरी को, ठीक है, डिक्शनरी को देखते हैं, दूसरा अपने पूर्व लॉ को देखते हैं, केसेस को देखते हैं, तीसरा अपना कॉमन लॉ को देखते हैं, या पाठ्य पुस्तक देखते हैं, या ऐतिहासिक चीजों को, मतलब कुछ भी हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमें यह लगता है कि ये वर्तमान विधि का विरोध है या विरोध में खड़ी हो सकती है या ये उसके विपरीत है, मतलब पहले तो सही थी लेकिन जो वर्तमान विधि है, जो उसका उद्देश्य है, उसको ये चुनौती देगी, उसे ये गलत साबित कर देगी, तो ऐसी स्थिति में चाहे पूर्व लॉ सही हो या गलत हो, उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन वर्तमान विधि को वो गलत साबित कर सकती है, तो हम उसे नहीं लेंगे, ध्यान रखना। और एक बार पुनः मैं बता देता हूं, इसमें मैंने केसों की मात्रा बहुत ज्यादा ली है, आप 3 या 4 केसेस ही वहां पर करना अपने पेपर में, उससे ज्यादा करने का प्रयास ना करना। अगर आप इतने लिखोगे आपके अच्छे नंबर आएंगे। और वीडियोस आपकी जल्दी अपलोड करने वाला हूं। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आप लाइक नहीं करते हो, वो समस्या पहले से ही बनी हुई है, आप लाइक किया करो वीडियो को। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।